दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हमेशा भविष्य में आ सकने वाली मुसीबतों के बारे में पहले से सचेत रहते हैं और योजना बनाकर रखते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम नुकसान उठाते हैं। दूसरे जो ना तो इस बारे में सोचते हैं, ना उनके पास कोई योजना होती है। ऐसे व्यक्ति अक्सर मुसीबत में पड़ जाते हैं और नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरे जो मुसीबत आने पर अपनी क्षमता से उससे बचने का तुरंत कोई न कोई उपाय खोज लेते हैं। ऐसे लोगों का बचना न बचना भाग्य पर ही निर्भर करता है। भाग्य लक्ष्मी और लारा बहुत जल्दबाजी में ही इस बाहरी दुनिया में चली आई थीं। उन्हें ना तो यहां के बारे में अधिक जानकारी थी, ना ही उन्होंने कोई खास तैयारी की थी। वे तो बस एक ही लक्ष्य लेकर चली थीं और वो था चंदा को खोजना। इस तरह की कोई मुसीबत सामने आ खड़ी होगी, ये तो दोनों ने ही नहीं सोचा था। उस दुकानदार सेठ ने चिल्ला चिल्ला कर बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लिया था। भाग्य लक्ष्मी घबराई हुई खड़ी थी। लारा का कहीं अता पता नहीं था। कहां गई थी लारा? क्या वो आकर रानी को बचा सकेगी या उनकी पूरी योजना पर पानी फिर जाएगा? और अधीश ज्वाला दत्त के प्रस्ताव के बारे में क्या निर्णय करेगा? प्रकाश नगर में विश्वा का महल जैसे जंग के मैदान में बदल गया था। लेकिन यह जंग हथियारों की नहीं थी, ना ही यहां कोई किसी का दुश्मन था। यह जंग विचारों की थी। महल के सदस्य 2 गुटों में बंट गए थे। एक तरफ थे विश्वनाथ पुरोहित और उनकी नई प्रेमिका चंद्रिका, और दूसरी ओर बाकी सब। लेकिन विश्वा तो किसी से बातचीत करके भी समस्या का हल निकालना नहीं चाहते थे। मधुमती देवी की तबीयत जब कुछ ठीक हुई तो उन्होंने अमृत से कहकर अधिपति कैलाश को अपने पास बुलवाया। अधिपति ने आकर उन्हें प्रणाम किया और पर्दे के दूसरी ओर बैठ गए। मधुमती देवी ने धीमी और मरी मरी आवाज में बोलना शुरू किया। अधिपति, आपको तो सब पता ही है। अब बस मेरा एक संदेश विश्वा जी के पास भेज दीजिए। अधिपति ने उनकी बात काटकर पूछा, क्या विश्वा जी आपकी खोज खबर लेने भी नहीं आए, जो आप मुझसे संदेश भेजना चाहती हैं? मधुमती देवी ने कहा, नहीं अधिपति, यदि वे मुझसे मिलने नहीं आना चाहते तो मैं भी जोर नहीं डालूंगी। आप उनसे बस इतना कह दीजिए कि यदि उन्होंने चंद्रिका से विवाह करने का बिल्कुल पक्का निश्चय कर ही लिया है तो मेरी एक बात मान लें। इतना कहकर वे रुकी। अधिपति ने कहा, कहिए भाभी जी, क्या बात है? मधुमती देवी ने कुछ ठहर कर कहा, उनसे कहिएगा कि वे हमेशा के लिए प्रकाश नगर छोड़कर चले जाएं। ये महल मेरे बच्चों का घर है। यहां मैं किसी ऐसे इंसान को रहने की अनुमति नहीं दूंगी जो उनसे बैर रखता हो या जिसके साथ वे खुश ना रहें। वे दोनों ये महल छोड़कर इंद्रनगर या लेखनगर कहीं भी चले जाएं, बस यहां कभी वापस ना आएं। अधिपति ने धीमी आवाज में कहा, भाभी जी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे संभव है? मधुमती देवी बोली, संभव है यदि वे सीधी तरह मानते हैं तो ठीक, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। विश्वा जी को याद दिला दीजिएगा कि मैं सिर्फ उनकी पत्नी नहीं, उनके बच्चों की मां भी हूं, और मेरा बेटा अभी घर में नहीं है तो क्या, कभी तो वापस आएगा और उस दिन मेरे साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लेगा। इसके बाद अधिपति कैलाश ने कुछ भी नहीं कहा। मधुमती को प्रणाम कर वे चुपचाप चले गए, लेकिन उनके मन में बेचैनी थी। कभी इन्हीं मधुमती देवी के लिए विश्वनाथ पुरोहित ने एक युद्ध लड़ा था। इन्हीं के कारण बैकुंठनाथ के साथ विश्वा ने दुश्मनी मोल ले ली थी, और जिसकी कीमत उन्हें अपना सब कुछ गंवा कर चुकानी पड़ी। और आज ये हाल है कि बीमार मधुमती से मिलने तक नहीं आए। एक गहरी निश्वास अधिपति कैलाश के मुंह से निकली और उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। होठों ही होठों में उन्होंने कोई प्रार्थना की और आंखें बंद कर ली। यहां चंपावती में भी बीच बाजार में लोगों की भीड़ से घिरी भाग्य लक्ष्मी भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। किसी ने सामंत के सिपाहियों को सूचित कर दिया। थोड़ी ही देर में वे सब भी आ पहुंचे। एक सिपाही ने कड़क कर पूछा, क्या हुआ है? ये भीड़ क्यों लगा रखी है? एक आदमी बोला, मालिक, ये सेठ जी कहते हैं ये औरत चोरनी है।
सिपाही कुछ और आगे बढ़ा और भाग्य लक्ष्मी को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर सेठ से पूछा, आपके यहां चोरी की है इसने? सेठ दुकान से नीचे उतर आया और सिपाही के पास जाकर अपनी मुट्ठी खोली और उसे मोहर दिखाते हुए बोला, इसने मेरे यहां चोरी नहीं की है, लेकिन ये देखिए, ये मोहर तो हमारे राज्य की है ही नहीं, और खरे सोने की ऐसी मोहरें तो सैकड़ों साल पहले चला करती थीं। अब तो ऐसी मोहरें या तो राजा के खजाने में होंगी या देवादिदेव मंदिर के खजाने में। इसने दोनों में से किसी एक जगह से निश्चित रूप से चोरी की है। ऊपर से ये जवाब भी नहीं देती। सिपाही ने सेठ की सारी बात सुनकर भाग्य लक्ष्मी की ओर देखा। देखने से तो अच्छे घर की लगती हो, फिर जवाब क्यों नहीं देती? ये मोहर तुम्हें कहां से मिली? भाग्य लक्ष्मी ने अब जाकर मुंह खोला। मैंने चोरी नहीं की है, ये मोहर मेरी ही है। सिपाही ने कहा, ठीक है, यही बात तुम सामंत के सामने कह देना। यदि वे मान जाएं तो ठीक, वरना राजधानी जाकर राजा से फरियाद करनी होगी। चलो अब सीधी तरह से मेरे साथ। भाग्य लक्ष्मी अपनी जगह से तिल भर भी नहीं हिली। क्रोध तो उसे बहुत आ रहा था, लेकिन लारा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सिपाही फिर गरजा, सीधी तरह चलती हो या पैरों में बेड़ियां डाल के ले चलूं? भाग्य लक्ष्मी चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। सिपाही ने सेठ से मोहर लेकर अपनी जेब में डाल ली। लारा जब तक सामान लेकर बाजार में उस जगह लौटी जहां भाग्य लक्ष्मी को छोड़कर गई थी, ये सारी घटना घट चुकी थी। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि एक औरत को अभी अभी सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। लारा ने अपना माथा पीट लिया। मुझे क्या जरूरत थी रानी को अकेला छोड़कर जाने की? अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? लारा सराय में वापस लौट आई। सराय के मालिक को जब उस दिन का किराया देने पहुंची तो उसने पूछा, लाली बहन क्या हुआ? तुम उदास दिखाई दे रही हो, और तुम्हारी सखी लक्ष्मी कहां है? लारा ने सोचा, यह अच्छा मौका है, शायद इससे कोई मदद मिल जाए। उसने कहा, भाई, मेरी सहेली के पास एक पुरानी मोहर पड़ी हुई थी जो कि उसे विरासत में अपने पूर्वजों से मिली थी। आज जब उसके पास धन नहीं बचा तो उसे ही भुनाने बाजार में चली गई। उसके पास वो मोहर देखकर सेठ जी ने उसे चोरनी समझ लिया और सिपाहियों को बुलाकर उसे पकड़वा दिया। अब वे उसे सामंत के पास ले गए हैं। ये सुनकर सराय का मालिक भी परेशान हो उठा। लाली बहन, तुम परेशान मत हो, तुम सामंत के पास जाकर उन्हें यही सब बता दो। वे दयालु आदमी हैं, तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चला चलूंगा। लारा को उसकी बात ठीक लगी। वो तुरंत ही सराय मालिक के साथ सामंत के महल जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन सामंत के महल जाकर कुछ ऐसा हुआ कि ना तो लारा ने सोचा था, ना भाग्य लक्ष्मी ने। वे दोनों यहां आई चंदा को खोजने थीं, लेकिन किस्मत ने शायद उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अगले दिन बलवीर के यहां से लौटकर अधीश ने सोचा अब उसे सीधे समीर से मिलने जाना चाहिए। वो तैयार होकर महल से निकल ही रहा था कि सामने से ईला और मेधा आते हुए दिखाई दी। अधीश ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आओ ईला, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल पड़ी? ईला मुस्कुराते हुए बोली, अरे रास्ता तो याद था, लेकिन मेरा मित्र ही इतना व्यस्त रहता है कि यहां आते हुए संकोच होता है, कहीं उसके अभ्यास में खलल ना पड़े। उसकी बात सुनकर अधीश हंस पड़ा। अनायास ही उसे मंदार की याद हो आई। उस समय ईला का बहुत अधिक बातें करना उसे संकोच में डाल देता था, और अब उसे ईला से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। शायद मंदार की सुनहरी यादें ताजा हो जाती हैं, या शायद कोई और बात है। ईला की आवाज फिर खनकी, मांत्रिक जी, किस सोच में पड़ गए? अधीश हड़बड़ाकर बोला, अरे नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था कि मंदार के बारे में कोई खबर मिली क्या तुम्हें? ईला खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर बोली, पहले तो ये पूछिए कि मैं यहाँ किस काम से आई हूं। मंदार की खोज खबर हम बाद में पता कर लेंगे। अब अधीश कुछ शर्मा गया। अब तक वो अपनी ही बातें किए जा रहा था, फिर ईला ही उसकी मुश्किल भांप गई। वो जानती थी कि लड़कियों से बातचीत करने के मामले में अधीश हमेशा से संकोची रहा है। वो बोली, बात यह है कि मेरे भाई ने आपको आज रात्रि के भोजन का निमंत्रण भेजा है। अब मैंने सोचा कि अपने मित्र को सेवक के हाथ से निमंत्रण भेजना ठीक नहीं, तो मैं ही चली जाती हूं। अधीश कुछ शंकित सा होकर बोला, तुम्हारे भाई ने?
लेकिन क्यों? ईला ने इधर उधर देखा, फिर कहा, अब ये तो तुम्हें वहीं आकर पता चलेगा। अब ध्यान से रात्रि के भोजन के लिए चले आना। अधीश ने हाँ कर दी। कुछ और देर यहां वहां की बातचीत करके ईला चली गई। अधीश तो सोच ही नहीं पा रहा था कि ईला के भाई ने उसे किस काम से बुलाया होगा। इस नगर में उसका ऐसा परिचय तो किसी से नहीं था कि कोई उसे रात्रि भोज के लिए बुलाता। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा, उसने सोचा और समीर से मिलने चल दिया। समीर के घर जब अधीश पहुंचा तो वो वहां अकेला ही था, जबकि आचार्य कश्यप ने कहा था कि शताक्षी अभी वहीं है। अपने दरवाजे पर अधीश को देखकर समीर कुछ समझ नहीं पा रहा था। अधीश बोला, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे मित्र? समीर दरवाजे से हटकर बोला, आओ आओ अधीश, आज तुम पहली बार यहां आए हो, बस इसलिए थोड़ा चौंक गया था। स्वागत है तुम्हारा मेरे इस टूटे फूटे घर में। अधीश भीतर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। समीर भी पास ही बैठ गया। अधीश बोला, मुझे क्षमा करना मित्र, मैं कुछ दिनों तक कई बातों में इतना उलझा रहा कि। समीर अधीश को अच्छी तरह जानता था। उसकी बात बीच में ही काटकर बोला, तुम्हें मुझसे क्षमा मांगने या सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं ही तुम्हारी मजबूरी नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? अधीश ने हां में सर हिलाया। फिर वे दोनों बहुत देर तक यहां वहां की बातें करते रहे। काफी देर बाद अधीश उस बात पर आया, समीर, मैं तुमसे यह कहना चाहता था कि कभी तुम मुझ पर अविश्वास मत करना। मुझे तुमसे किया गया हर वादा याद है और जल्दी से जल्दी मैं उसे पूरा करने की कोशिश भी करूंगा। अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि चाहते हुए भी ना तो मैं और ना ही तुम उसका कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। अधीश ने कहकर यहां वहां देखा। समीर भी उसका इशारा समझ गया। उसे पता था कि सोमसेन के जासूस अधीश के पीछे हो सकते हैं और हो सकता है कि इस समय भी वे उनकी बातें सुन रहे हों। इसलिए अब तक उसने शताक्षी के बारे में नहीं पूछा था। इस समय अधीश को ज्वाला दत्त के निकास मंत्र की उपयोगिता पता चल रही थी। बड़ी ही आसानी से उन्होंने एक पूरे कमरे को निजी बातचीत के लिए सुरक्षित कर लिया था। कुछ और देर बात करने के बाद अधीश वापस आने के लिए उठने लगा। समीर बोला, कुछ और देर रुको, रात्रि का भोजन करके जाना। अधीश ने कहा, बात यह है कि आज मेरी एक पुरानी मित्र के भाई ने मुझे रात्रि भोज पर बुलाया है। समीर ने पूछा, पुरानी मित्र? यहां तरंगम में कौन सी मित्र तुम्हें मिल गई? अधीश ने उसे सारी बात बताई। निमेश के बारे में सुनकर ही समीर का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोला, क्या तुम्हें इस परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता? समीर की गंभीर मुद्रा देखकर अधीश के माथे पर भी बल पड़ गए। उसने पूछा, किस बारे में समीर? समीर ने बताया, निरंजन परिवार सोमसेन का सबसे करीबी माना जाता था, लेकिन अभी पिछले दिनों किसी बात पर इन दोनों के रिश्ते खराब हो गए और तुम्हारी ये मित्र ईला उसी निरंजन परिवार की सदस्य है। ये तरंगम के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। अब निमेश ने तुम्हें खुद बुलाया है तो। आगे की बात अधीश समीर के बिना कहे ही समझ गया। वो बोला, फिर तो मुझे जरूर ही जाना चाहिए। समीर मुस्कुराया, हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा अधीश, मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार लिया था, उसे भी लेते जाओ। अधीश ने आंखें सिकोड़कर कहा, हम कब से एक दूसरे को उपहार देने लगे? समीर हंस पड़ा और वो चोगा ले आया जो कई दिन पहले उसने उत्कर्ष भवन से खरीदा था। चोगा देखकर अधीश की आंखें फटी की फटी रह गई। ये चोगा तो बहुत ही महंगा था। संकेत चिन्हों वाला ये रक्षक चोगा उसने भी उत्कर्ष भवन में देखा था। कुछ चिंतित सा होने का नाटक करते हुए बोला, अब देखो भाई, बदले में मुझसे किसी उपहार की उम्मीद मत करना। तुम्हें तो पता ही है, मुझे वेतन भी कुछ खास नहीं मिलता, बस रूखी सूखी खा लेता हूं। उसकी बात सुनकर समीर फिर हंस पड़ा। उसने आगे बढ़कर अधीश को गले लगा लिया। अब अधीश को ईला के भाई से मिलने जाना था, लेकिन उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। क्यों बुलाया था निमेश निरंजन ने अधीश को अपने घर? क्या उसके पीछे सोमसेन से दुश्मनी ही एकमात्र कारण थी या कोई और बात थी? क्या लारा सामंत से मिलकर रानी भाग्यलक्ष्मी को निर्दोष सिद्ध कर सकेगी? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।